चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर 8 है रिकॉर्डिंग परचेजेस। ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। और इसमें देखते हैं बेसिकली चीज़ें वही हैं सारी जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। पेबल है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, इस तरह की सारी चीज़ें। ठीक है, बट अगेन यहाँ से थ्योरी पढ़ना भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से चले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर तीन मेन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सही है, एक टोटल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होता है बेसिकली पेबल्स को हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। सही है। फिर होता है हमारे पास सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको याद है जो आउटपुट टैक्स होता था वो सेल्स के लिए होता था, और जो इनपुट टैक्स होता था वो परचेज के लिए होता था। मतलब कि जो भी हम परचेज पे टैक्स इनकर करते हैं वो बाद में जाके हमें रिफंड हो जाता था साल के एंड पे जाके। ठीक है, फिर ईच एक्सपेंस अकाउंट इन नॉमिनल लेजर, ये जनरल बातें हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं मेन पे। यहाँ पे इनकी जो जनरल लेजर की एंट्रीज हैं वो ये लिखी हुई है। ठीक है, डेबिट किस में होता है? हमारा परचेज अकाउंट में होता है। जो भी एंट्री हमने पहले भी पढ़ी हुई है, डेबिट परचेज होता है, परचेज की जो नॉर्मल एंट्री होती है। फिर डेबिट हम करते हैं इनपुट टैक्स, क्योंकि टैक्स वाली भी इम्प्लीकेशन हमें इसमें लिखनी पड़ती है डबल एंट्री के अंदर। और क्रेडिट हम क्या करते हैं? पेएबल, क्योंकि पेएबल साथ ही यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो ये बेसिकली इसकी डबल एंट्री होती है। सही है, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं ये मेमोरेंडम अकाउंट्स का क्या लिखा है। as well as needing to know the total amount owed to credit suppliers at any one time shown in the control account, it is also necessary to know exactly how much each individual credit supplier is owed. This is done by the use of memorandum accounts. अब ये चीज़ मैंने शायद आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी। बेसिकली होता है इसमें ये है कि दो तरह के अकाउंट्स हमारे पास मेंटेन होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने उसमें पढ़ी हुई है। मैंने आई थिंक रिकॉर्डिंग्स आपको तीन भेजी थी ना। कंट्रोल अकाउंट की थी, बैंक रिकन्सिलिएशन की थी, और आई थिंक ट्रायल बैलेंस और एरर्स वाले की थी। राइट, इन तीनों की आई होप आपने वो देख ली होंगी तीनों। लास्ट वीक मैंने भेजी थी। तो बेसिकली एक हमारे पास कंट्रोल अकाउंट होता है, ये उसी का ही कॉन्सेप्ट है, कंट्रोल अकाउंट वाली ही उसका। ठीक है, तो एक कंट्रोल अकाउंट है और दूसरा है हमारे पास मेमोरेंडम अकाउंट। मेमोरेंडम अकाउंट होता ये है कि कंट्रोल अकाउंट में हमारे पास टोटल्स रिकॉर्ड होते हैं, जैसे आपने उस लेक्चर में भी देखा। टोटल्स मतलब कि टोटल सेल्स होगी, ओपनिंग बैलेंस टोटल हो गया, क्लोजिंग बैलेंस टोटल हो गया, कैश रिसीव्ड आज तक कितनी है वो टोटल हो गया। ठीक है, मेमोरेंडम अकाउंट यहाँ वो क्या कहना चाह रहा है कि ये होते हैं बेसिकली इंडिविजुअल बैलेंसेस। इंडिविजुअल बैलेंसेस से मतलब ये लिस्ट ऑफ बैलेंसेस इसको कहते हैं, एलओबी। इन शॉर्ट फॉर्म इसको लिस्ट ऑफ बैलेंसेस कहते हैं। कि जब भी हम एक कंट्रोल अकाउंट में एक फॉर एग्जांपल परचेज डालते हैं पेएबल कंट्रोल अकाउंट में, तो इसका मतलब हमें इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट भी उसी वक्त चेंज करने की जरूरत है। सही है, ये यहाँ पे इसी पैराग्राफ में यही चीज बता रहा है। डोंट फॉरगेट अनलेस टोल्ड अदरवाइज इन द एग्जाम, मेमोरेंडम अकाउंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द बिजनेस। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट हमारी डबल एंट्री के पार्ट होते हैं। मेमोरेंडम अकाउंट जो है वो नॉर्मली ये देखा जाता है कि ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, क्योंकि जस्ट हम अपना काम आसान करने के लिए बना लेते हैं। ठीक है, जैसे जस्ट फॉर कंपेयरिंग, ताकि हमें टोटल अकाउंट्स भी एक ही जगह पे मिल जाएं। ठीक है, और हमें इंडिविजुअल अगर हम देखना चाहें किसी रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, किसी कैलकुलेशन पर्पस के लिए, तो वो भी एक ही जगह पे मिल जाए। ठीक है, दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस रिकॉर्ड कीपिंग, बट यूजिंग देम एज पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम रादर देन यूजिंग द पेबल्स कंट्रोल अकाउंट इज अ कम्बरसम अप्रोच। मतलब कि ये जो है कहना चाह रहे हैं काफ़ी बेवकूफ़ी होगी अगर हम मेमोरेंडम को कंट्रोल अकाउंट की जगह यूज़ करने लग जाए। ठीक है, नॉर्मली डबल एंट्री में क्या चीज शामिल होती है? कंट्रोल अकाउंट्स, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट्स आर डिस्कस्ड इन मोर डिटेल इन चैप्टर 13, जो कि ऑलरेडी आपको रिकॉर्डिंग मौजूद है आपके पास, आप देख चुकी हैं। फॉर द रिमाइंडर ऑफ दिस चैप्टर वी शैल कंसीडर इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट। चलें देख लेते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल है, इसको छोड़ दें। अगेन ये वही एंट्री ऊपर वाली, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, कंप्यूटराइज लेजर, इसको देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। द परचेज लेजर ऑल्सो कॉल्ड बॉट लेजर, इसको छोड़ दें, मे बी ऑपरेटेड थ्रू अ कंप्यूटराइज सिस्टम। ऑब्वियसली आजकल जो बिजनेसेस सारे यूज़ कर रहे हैं वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। उनको सिर्फ एक नंबर टाइप करना होता है, वो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम हर जगह उसके चेंजेस कर देता है। पेबल्स में भी ले जाता है, कंट्रोल अकाउंट में भी ले जाता है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में भी ले जाता है। द फॉर्मेट ऑफ पेबल लेजर मे बी डिफरेंट देन अ मैनुअल वन, बट प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री आर द सेम। फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है, बट उसके जो मेन कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सेम है, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। मोस्ट कंप्यूटराइज सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड, ये चीज़ आई थिंक आपने MA1 में शायद पढ़ी हो या अभी पढ़नी है शायद। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, और फिर दूसरा भी एक वर्ड होता है इसका। This means that when, for example, a purchase is entered onto the system in purchase day book, the system automatically updates all of the ledger.
अच्छा, अब इंटीग्रेटेड का ये मतलब है कि आपने एक एंट्री की और उसने सारी की सारी 10 चीज़ों को एडिट कर दिया। ठीक है, आपने सिर्फ डे बुक में एंट्री की, उसने उसकी डबल एंट्री भी पोस्ट कर दी, उसने लाइबिलिटी भी बना दी, उसने पेबल भी क्रिएट कर दिया, उसने कंट्रोल अकाउंट में भी एंट्री रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, आपने सिर्फ एक क्लिक करना है और उसने सारे काम कर देने हैं। ये इंटीग्रेटेड का मतलब है। ठीक है, सही है। अब ये एग्जाम्पल है, ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ है। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था शायद कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक रेमिटेंस एडवाइस होती है, एक सप्लायर स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पे आई थिंक वो सप्लायर स्टेटमेंट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। A supplier account in the payable ledger provides a record of all transaction with the supplier. It shows amount of invoices received, credit note received, payment made and discount received. तो सारी चीज़ों की समरी ये दिखा रहा होता है। It also shows the account currently owing to the supplier, which is the current balance on the account. मतलब कि अभी कितने still balance है जो हमने supplier को owe करना है। If there is any disagreement with the supplier about how much is owed, the account can be checked to obtain necessary detail or find a cross reference to the page. इसीलिए बेसिकली हम क्या करते हैं, रिकंसिलिएशन करते हैं, ताकि हमारे अकाउंट्स ना सप्लायर की बुक में गलत आ रहे हो ना हमारी बुक में गलत आ रहे हो, दोनों के मैच करने चाहिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन अ सप्लायर अकाउंट एंड कैलकुलेटिंग बैलेंस इज डन इन सेम वे एज फॉर कस्टमर अकाउंट्स इन द सेल लेजर। जैसे हम सेल्स की बात कर रहे थे ऊपर, वैसे ही कस्टमर्स की भी सप्लायर्स के भी बैलेंस रिकॉर्ड होते हैं। Periodically, say at the end of each month, the supplier's account is ruled off and closing balance is carried forward. जो बेसिकली हम हर पेबल अकाउंट में करते हैं कि सारे अकाउंटेंट्स लिख के और फाइनली इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं एक नज़र क्या चीज़ है। एग्जाम्पल, डिफरेंट ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखी हुई हैं। 6 मई की लिखी हुई है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 987 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स एट 20%। तो मतलब कि इसमें सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है। और मैंने आपको बताया था जो हम सप्लायर को पे करेंगे वो ऑब्वियसली ग्रॉस अमाउंट होती है, विद टैक्स अमाउंट पे करते हैं हम। ठीक, तो यहाँ देखें इसने आई थिंक 987 लिख दिया होगा। ये MNP जो है ना बेसिकली इसका सप्लायर है, तो इसका क्रेडिट जो है वो इंक्रीज है, डेबिट जो है डिक्रीज है, जैसे लाइबिलिटी का अकाउंट होता है। 24 मई को फिर इसने परचेज किए गुड्स ऑन क्रेडिट जिनकी वैल्यू थी 1168 इंक्लूडिंग टैक्स। सप्लायर हैज ऑफर्ड अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट 4% ऑन दिस इनवॉइस। तो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट मिल गया होगा हमें। 1168 में से 40 जो है वो देखें दूसरी साइड पे माइनस किया। 1168 वैसे पूरा लिखा है और 40 जो है वो अलग से इस साइड पे ये डिस्काउंट रिसीव माइनस कर दिया। ठीक है, तो नॉर्मल पेबल की एंट्री हो रही है, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। सही है, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बुक में है। अब आते हैं सप्लायर स्टेटमेंट पे। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया था। तो होता ये है, many organization will tend to make their payments at a particular time each month, for example last Friday of each month। जैसे कुछ बिजनेसेस 30 तारीख को करते हैं, कुछ फर्स्ट तारीख को करते हैं, हर फर्स्ट हर मंथ की। ड्यूरिंग द मंथ इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट सेवरल इनवॉइसेज मे हैव बीन रिसीव्ड बाय सेम सप्लायर। ठीक है, तो सप्लायर स्टेटमेंट बेसिकली क्या शो करती है, सप्लायर ये आपको भेजता है। ठीक है, ये सप्लायर जो है कस्टमर को भेजता है और सप्लायर इसमें शो क्या कर रहा होता है कि अभी तक आपने कितने कितने बैलेंसेस थे आपके, आपने कितनी अमाउंट्स पे कर दी। ठीक है, कितनी अमाउंट्स आपने पे कर दी, चेक कितने रिसीव हो गए और अभी तक आपका कितना बैलेंस ड्यू है, स्टिल बाकी है जो अभी आपने पे करना है। ठीक है, तो जैसे हमारी बैंक स्टेटमेंट होती है ना मंथ के एंड पे, ये एक सप्लायर स्टेटमेंट ये भी वैसी होती है कि जो ट्रांजैक्शन हुई डेबिट क्रेडिट और आखिर में आपका क्या बैलेंस है। ठीक है, तो ये भी सप्लायर स्टेटमेंट होती है, ये भी पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चेक सप्लायर रिकॉर्ड एग्री विद द पोजीशन एज शोन इन द सप्लायर्स परचेज लेजर अकाउंट। इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी द डिफरेंस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड वेयर नेसेसरी टेकन अप बाय द सप्लायर। जो भी डिफरेंस होता है ऑब्वियसली वो जब रिकंसिलिएशन वाला टाइम आता है, रिकंसिलिएशन वाला पार्ट आता है, तब हम उसको रिकंसाइल कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में ये तमाम चीज़ें शो करता है। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना था, इनवॉइसेस इशूड मतलब कि कितने परचेज ऑर्डर हमने दिए उसको, कितनी कितने अमाउंट का सामान उससे खरीदा हमने। क्रेडिट नोट इशूड, क्रेडिट नोट में लिखा होता है कि कितने रिटर्न्स हमें मिले। डेबिट नोट क्रेडिट नोट आई होप आपको याद होगा। फिर अकाउंट बैलेंस आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन मतलब कि अब आपको इनवॉइस मिल गई, अब हमें इसका चेक रिसीव हो गया, अभी तक आपका कितना बैलेंस है, ये भी चीज़ दिखाता है। और ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाता है, अमाउंट अभी कितनी ड्यू है करंटली। ठीक हो गया, सही है। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, कोई इशू तो नहीं है।
ओके, यहाँ तक मिस क्लियर है आपको, कोई इशू तो नहीं है? ओके, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है देख लेते हैं। चेकिंग अ स्टेटमेंट, ये भी आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम चेक किस तरह करते हैं। मैं मेन चीज़ पे आता हूँ यहाँ पे, जो कि एज्ड पेबल एनालिसिस है। ठीक है, रिसीवेबल वाले चैप्टर में भी हमने सेल्स वाले में देखा था एज्ड रिसीवेबल एनालिसिस, और ये है एज्ड पेबल एनालिसिस। तो इसमें ये होता है कि एक बड़ा सा टेबल होता है, यहाँ पे बना भी होगा शायद, चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ। एक इस तरह का टेबल होता है बड़ा सा, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कॉलम्स बने होते हैं। यहाँ पे सप्लायर के नाम लिखे होते हैं सारे, जो भी सप्लायर है हमारे, ठीक है, और यहाँ पे डेट की रेंज लिखी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हो less than 30 days, यहाँ पे लिखा हो more than 30 days, यहाँ पे लिखा हो 60 days, यहाँ लिखा हो more than 90 days। ठीक है, तो इस तरह के कॉलम्स होते हैं। बेसिकली होता किस लिए, ये एनालाइज करने के लिए होता है कि हमने सप्लायर को देरी से तो पेमेंट नहीं की, सही है, तो ये चीज़ ये बेसिकली एनालाइज करता है। और बेसिकली कीप ट्रैक ये रखता है किस चीज़ का, कि किस सप्लायर को कितना टाइम हो गया हमें पे करते हुए। क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बेसिक रूल है कि आप किसी भी कोई भी चीज़ आपने उधार पे खरीदी हो, आप जितना उसको लेट करेंगे ऑब्वियसली अगले का इंप्रेशन बुरा होगा उस पर, वो कहेगा मैं इसको सामान नहीं बेचता नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो यही चीज़ एज पेबल एनालिसिस दिखाता है। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। एज्ड डेट एनालिसिस रिलेटिंग टू दी क्रेडिट कस्टमर, जो कि लास्ट टॉपिक में पढ़ा था हमने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। By referring to amounts overdue, managers can initiate appropriate action to chase slow payers. तो कस्टमर्स को हम चेज कर सकते हैं कि अभी तक इनकी पेमेंट नहीं आई, इनकी पेमेंट 90 डेज से ऊपर ड्यू हो गई है। ठीक है, तो उनको हम चेज कर सकते हैं कि अभी तक पेमेंट क्यों नहीं आई आपकी। दिस इज ऑब्वियसली नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन in reverse situation, and as a result most businesses make less use of their payable analysis than of their receivable analysis. Receivable एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो वाली अमाउंट होती है जो हमें पे कर मिलनी होती है कस्टमर से। लेकिन पेएबल एनालिसिस में क्या होता है, हमने पे करना होता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक बेसिक एजम्पशन है कि चलें पे तो करना ही है ना, जब भी करना है, 1 साल बाद 2 साल बाद पे तो करना ही है, जेब से ऑब्वियसली पैसे जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट बिजनेस के लिए नहीं समझा जाता। ठीक है, डिस्पाइट दिस देर आर गुड रीजंस व्हाई मैनेजर शुड पे अटेंशन टू द एज पेएबल एनालिसिस। वन रीजन इज द नीड टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद ट्रस्टेड सप्लायर। ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप सप्लायर को कंसिस्टेंटली लेट पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वो कहेगा मैं नेक्स्ट टाइम आपको सामान नहीं बेचता, क्योंकि ये तो पेमेंट ही लेट करते हैं, बाकी कस्टमर्स मेरी जल्दी पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, इफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिस्टेंटली लेट इन पेइंग इन डेट्स, सप्लायर्स में रिटेलिएट बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। ऑब्वियसली हो सकता है कस्टमर सर्विस ना दें, हो सकता है गंदी क्वालिटी की प्रोडक्ट आपको दें, ताकि आप मजबूरन उसको छोड़ दें सप्लायर को। ठीक है, और इन द लास्ट रिजॉर्ट रिफ्यूजिंग टू मेक फर्दर सप्लाई, और वर्स्ट केस सिनेरियो वो आपको कहें कि मैंने सामान बेचना ही नहीं। ठीक है, टू अवॉइड ऑल दिस इट्स मेक सेंस टू मॉनिटर सप्लायर्स बैलेंसेस टू इंश्योर दैट डेट्स आर पेड इन गुड टाइम। तो इंश्योर करना पड़ता है हर मैनेजर को भी, और ये परचेजिंग मैनेजर का काम होता है कि जो भी सप्लायर्स को पेमेंट है वो टाइम पे की जाए। ठीक है, तो इट इज़ गुड आइडिया फॉर बिजनेस टू मॉनिटर अमाउंट्स ओड टू इंश्योर दैट सेटलमेंट डिस्काउंट्स आर क्लेम्ड एंड नॉट मिस्ड, क्योंकि सेटलमेंट डिस्काउंट भी जल्दी पेमेंट पे मिलता है। ठीक हो गया जी, सही है, ये है एज पेबल एनालिसिस। अब इसको प्रिपेयर किस तरह करना है ये भी पढ़ लेते हैं, ये इंक्लूडेड नहीं है वैसे एग्जाम में, बट वैसे इसका तरीका देख लेते हैं। एज पेबल एनालिसिस इज प्रिपेयर्ड इन एग्जैक्टली द सेम वे एज एज डेट एनालिसिस, वैसे ही बनता है ये। जो लेआउट ऑफ रिपोर्ट है वो भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे रिसीवेबल एनालिसिस में हमने पढ़ा है। The only difference obviously is that starting point is the ledger accounts for credit supplier rather than credit customer। तो हम डेटा इसमें कहाँ से उठाते हैं, सप्लायर के अकाउंट से, कस्टमर के अकाउंट से नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पेबल्स है ना। ठीक है, तो ये इसका तरीका है बनाने का। सिंपली हम सप्लायर के नाम लिखते हैं और जिस तरह बैलेंसेज उनके ओल्ड होते जाते हैं हम उनको कॉलम्स में आगे आगे शिफ्ट करते जाते हैं। ठीक है, अब कम्युनिकेशन विद सप्लायर ये देख लेते हैं। व्हेन लुकिंग एट कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स, द फोकस वाज ऑन डेवलपिंग, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशंस टू एनकरेज कस्टमर टू डेवलप एंड मेंटेन लॉन्ग रिलेशनशिप, ताकि कस्टमर हमारे से कंसिस्टेंटली चीज खरीदता रहे। ठीक है, कस्टमर को जीतना जो है वो बिजनेस का काम होता है। कंटेंटेड कस्टमर्स आर ऑल्सो लाइकली टू रिकमेंड बिजनेस टू अदर, ऑब्वियसली। इन केस ऑफ सप्लायर, अब अगर सप्लायर की बात की जाए तो गुड कम्युनिकेशन आर फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग कंटिन्यूड सप्लाईज। In addition, as occasionally goods need to be returned because of damages or problems with the goods, तो
हमें अच्छे रिलेशंस क्यों करने पड़ते हैं सप्लायर से, ताकि अगर कोई गुड हम वापस करें या किसी को हमने रेफरेंस देना हो सप्लायर को, तो हमारी बेसिकली बात जो है वो सप्लायर माने। इसी वजह से हम शुरू से ही अच्छे अच्छी कम्युनिकेशन रखते हैं सप्लायर से, ठीक। As mentioned earlier in the chapter, communications can take place over statements or any disagreements between accounting records of supplier and customer. जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल ही हो, मतलब बोल के हो, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है वो सप्लायर स्टेटमेंट्स के थ्रू भी हो सकती है, लेटर्स के थ्रू भी हो सकती है कि इस सामान ये हमें गलत मिला है, इसका क्या किया जाए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली चाहे वर्बल हो जाए चाहे रिटर्न हो जाए, दोनों चीज़ें सही रहती हैं सप्लायर के साथ। ठीक है जी, सही है। तो इसी तरह हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया, और सिंपल सा था पेबल्स, ज़्यादा कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। और इसकी अभी ऐसे करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फिर चैप्टर 9 जो है रिकॉर्डिंग पेमेंट्स एंड रिसीट, इसमें कैश बुक और इसमें भी बेसिक चीज़ें, ये हम कल वाली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, आज की क्लास इतनी लंबी नहीं होनी जा रही, जस्ट 4-5 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए ये स्टार्ट करें। ठीक है, रेडी हैं आप? काइंडली कंफर्म कर दें। ओके, ठीक है जी। अच्छा, पहले हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारे जो बेसिकली चैप्टर्स हैं कौन से हो गए हैं, कौन से रहते हैं। और अभी इट्स टाइम कि मैं आपके टेस्ट भी शायद लेना शुरू कर दूं। तो आपका जो अभी अपकमिंग टेस्ट आ रहे हैं, वैसे मैंने संडे को लेना था, बट अगेन इस वीकेंड पे मैंने आपको बताया काफ़ी मसरूफियात थी। तो इस वजह से मैं प्लान करूँ कि आपका टेस्ट मैं वेडनेसडे को ले लूँ। ठीक है, जो अभी वेडनेसडे आ रहा है। सही है, ये दिन सही है आपके लिए? कोई इशू तो नहीं है इसमें? टॉपिक्स मैं आपको अभी जस्ट क्लास के बाद जो है ना सेंड कर दूंगा। थोड़े से होंगे, ज़्यादा नहीं है। जस्ट 3 से 4 टॉपिक्स का आपका होगा। ठीक है। अच्छा, अभी देख लेते हैं कि ओके सही है। अच्छा, अभी देख लेते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर्स हैं कौन से हमारे हो गए हैं। ठीक है, कौन से रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, टाइप ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन, डबल एंट्री, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। ठीक है, बैंकिंग वाला भी देख लिया था हमने, जिसके अंदर काफ़ी सारी थ्योरी थी। सेल्स भी हमने देख लिया लास्ट क्लास में। ठीक है, रिकॉर्डिंग सेल्स। बेसिकली मैंने इस तरह डिज़ाइन किया है कि आपको जैसे सेल्स टैक्स अलग से करवा दिया, डिस्काउंट्स अलग से करवा दिए। ठीक है, तो हैं वैसे ये सब इस इन दोनों चैप्टर्स के अंदर इंक्लूडेड है। परचेज के अलग हैं, सेल्स के अलग हैं, लेकिन मैंने आपको एक ही चैप्टर, एक ही लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें करवा दी थी। ठीक है, तो सेल्स वाली भी चीज़ें हो गई हैं सारी, और परचेज वाले भी हमारे पास आज कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने काइंडली जो स्टडी टेक्स्ट है ना, उसको घर पे फ्री टाइम जब भी आपके पास होता है, उसको बेशक एक चैप्टर या 2 चैप्टर उसको गो थ्रू आप करने लग जाएं। ठीक है, इस तरह ये होगा कि जो चीज़ें हमने मिस भी की है ना, वो भी आपकी कंप्लीट होती जाएंगी, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और अगर स्टिल उसमें कोई इशू आता है, कोई मेजर कॉन्सेप्ट है, तो फिर स्टिल उसमें हम एक क्लास रख लेंगे। ठीक है, तो आपने स्टडी टेक्स्ट को एक दफ़ा गो थ्रू करने लग जाना है। ठीक है, उसके अलावा मैंने जो लास्ट 3 चैप्टर्स थे ना, बैंक रिकन्सिलिएशन, कंट्रोल और ट्रायल बैलेंस, इसके क्वेश्चंस प्लस आपको जो लेक्चर्स हैं मैंने आपको रिकॉर्डिंग में ही सेंड कर दिए थे, ये आपको याद होगा। ठीक है, 12, 13, 14 भी हमारे डन है। इसमें भी स्टिल अगर आपको कोई इशू है तो मुझे बताइएगा, वो हम किसी क्लास में ही क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी वी आर ओनली लेफ्ट विथ 3 चैप्टर्स, 9, 10 एंड 11। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अब मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह ताला इस वीक हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा, क्योंकि 3 चैप्टर्स ही हैं प्लस इनकी किट है। सही है, और उसके बाद जो है उसके बाद आप फिर टेस्ट वगैरह मैं आपके लूँगा। एंड उसके बाद फिर आप डेट्स वगैरह भी देखने लग जाएं, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में अगर आपको मिलती है तो सही है। डिपेंड करता है जब भी आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 9, 10, 11 हमारे रह गए, मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे फ्राइडे तक यही हमारी क्लासेस होती हैं। तो फ्राइडे तक मैं कोशिश करूंगा विद क्वेश्चंस ये ख़त्म करवा दूँ। ठीक है, अब आपने स्टडी टेक्स्ट तो रिव्यू करने हैं साथ साथ, लेकिन जो किट है ना, वो भी क्वेश्चंस आपने शुरू से एक दफ़ा करने लग जाने अपने तौर पे, ताकि अगर उसमें भी कोई इशू आता है, क्योंकि 2 दफ़ा किट वैसे लास्ट